बात हो रही है 11वीं शताब्दी के शुरुआत की। जगह है मध्य प्रदेश का मालवा। एक ऐसे सम्राट की आज हम बात कर रहे हैं जिनके शौर्य, विद्वता और साहित्यिक उपलब्धि की चर्चा अन्य राज्यों के राजकवि किया करते थे। दूसरे राज्यों के राजकवि इनका गुणगान करते थे। हम आज बात कर रहे हैं राजा भोज की। राजा भोज इतिहास में जब राजा बड़ा दानवीर होता है, कुशल प्रशासक होता है और करुणामयी होता है, मतलब कंपैशनेट होता है। राजा के अंदर कंपैशन वैसे तो होता ही नहीं है। इतिहास ने बेहद क्रूर राजाओं को देखा है, पर वो राजा जिसके अंदर कंपैशन है, उसके कल्चरल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, न्यायप्रिय है, दानवीर है। ऐसे राजाओं को इतिहास विक्रमादित्य कहने लगता है। राजा भोज को मालवा का विक्रमादित्य कहा जाता है। राजा भोज को भी कई इतिहासकारों ने राजा भोज की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इनके 500 साल बाद, राजा भोज की मृत्यु के 500 साल बाद तुलुवा डायनेस्टी के एक राजा हुए। नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, कृष्णदेव राय। उनके कल्चरल अचीवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। वो भी काफ़ी विद्वान थे। उनकी भी साहित्य में अच्छी पकड़ थी और वो खुद को आंध्र भोज कहने लगे कि मैं आंध्र प्रदेश का राजा भोज हूँ। तो दोस्तों, आज हम राजा भोज को पढ़ने वाले हैं। ध्यान इस बात को दें कि हम पूरे परमार वंश को नहीं पढ़ रहे हैं। आपके सिलेबस में परमार वंश है भी नहीं। हम सिर्फ राजा भोज और उनकी उपलब्धियों पर नज़र डाल रहे हैं। राजा भोज को कला और सभ्यता के साथ रिलेट करके पूछ सकते हैं। ये आपके आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक बन सकता है। MPPSC का पसंदीदा टॉपिक है। हर साल, हर दूसरे साल जो है राजा भोज पर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो राजा भोज को आज हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब राजा भोज को जानने के लिए कौन कौन से ग्रंथ हैं, मतलब राजा भोज की जानकारी हमें किन रचनाओं से होती है। वैसे तो कई सारी रचनाएं हैं, लेकिन मूलतः वो रचनाएं जो राजा भोज के कार्यकाल, उनके शासन, उनकी संस्कृति का एक डिटेल्ड अकाउंट हमें देती हैं। वे है श्वेतांबर जैन मुनि द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि। ये एक 14वीं शताब्दी के हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें राजा भोज के मिलिट्री एक्सपीडिशन कि उन्होंने कहाँ चढ़ाई की, किसके ऊपर अटैक किया, का बहुत डिटेल में वर्णन हुआ है। मेरुतुंग जो है गुजरात के थे। ये चालुक्य रूलर के कोर्ट पोएट हुआ करते थे 14वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके अलावा भोज चरित्र है जो राजवल्लभ ने लिखा है। भोज चरित्र में राजा भोज का बचपन बहुत अच्छे से बताया गया है। भोज चरित्र की माने तो राजा भोज की माता जी का नाम सावित्री था। बाकी काशी के ज्ञानी थे बल्लाल, इन्होंने भोज प्रबंध लिखी। एक राजा भोज के ही राज्य कवि थे, इनका नाम याद रखिएगा भैया, ये आ सकता है। एक राजा भोज के ही राज्य कवि थे धनपाल। ये एक जैन मुनि थे, ठीक है। इनकी जो किताब थी तिलक मंजरी, ये किताब बहुत ज़रूरी है और इसका नाम आपको याद रखना है। तिलक मंजरी से हमें राजा भोज के राज दरबार की जानकारी प्राप्त होती है। राजा भोज के शासन, उनके निर्माण कार्य की जानकारी हमें मिलती है। बहुत सारी जो किंवदंतियाँ हैं, दंत कथाएँ हैं, जो राजा भोज के नाम पर चल रही हैं, उसकी वजह तिलक मंजरी ही है। राजा भोज हालांकि वो एक निसंदेह एक महान राजा थे, लेकिन उनकी महिमा मंडन भी बेहतरीन तरीके से किया गया है तिलक मंजरी में। जैसे एक छोटी सी किंवदंती ये है कि जब राजा भोज पैदा हुए तब उन्हें देखने के लिए दूर दराज से ज्योतिषी आए और सभी ज्योतिषाचार्य ने राजा भोज को पालने में पड़ा हुआ देखकर ही भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में ये बच्चा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और इसका यश पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये जो छोटी मोटी किंवदंतियाँ हैं, क्योंकि कोर्ट पोएट थे धनपाल, इन्होंने किताब लिखी तिलक मंजरी, तो बहुत बढ़िया तरीके से गुणगान अपने राजा का किया है इन्होंने, ठीक है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है, वो है नव शशांक चरित्र। ये पद्मगुप्त ने लिखा है। पद्मगुप्त का एलियास यानी तखल्लुस परिमल कालिदास भी था। ये परिमल कालिदास नाम से लिखते थे। इन्होंने नव शशांक चरित्र लिखा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिंधु राज के कोर्ट पोएट थे। सिंधु राज कौन थे? राजा भोज के पिताजी। अभी परिमल कालिदास के बारे में हम लोग आगे इनका जिक्र आएगा, इनका नाम आएगा। बस इनके बारे में जानना ये बहुत ज़रूरी है कि ये भोज के पिता सिंधु राज के कोर्ट पोएट थे। बाद में इन्होंने राजा भोज को भी सर्व किया।
इसके अलावा कुछ प्रशस्ति हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन हैं, जैसे उदयपुर प्रशस्ति और तिलकवाड़ा इंस्क्रिप्शन। इन इंस्क्रिप्शन से भी हमें राजा भोज के बारे में पता चलता है। तिलकवाड़ा जो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। ठीक है। एज पर आईने अकबरी 16वीं शताब्दी में अबू फजल द्वारा मुगलों का एक अकाउंट लिखा गया, आईने अकबरी, जिसमें राजा भोज का वर्णन भी मिलता है। अबू फजल के अकॉर्डिंग राजा भोज के कोर्ट में 500 से अधिक विद्वान हुआ करते थे। हालांकि इसको एग्जेजरेशन समझा जा रहा है, अतिशयोक्ति समझा जा रहा है, बट कई सारे उन रत्नों के नाम इस सोर्स में भी मिलते हैं जिन्होंने अलग अलग समय में राजा भोज की राज्यसभा का नाम बढ़ाया है। कुछ के नाम बता देता हूँ जो राजा भोज के राज दरबार की शान हुआ करते थे। जैसे धनपाल के बारे में हम लोग ने जिक्र कर दिया, इन्होंने तिलक मंजरी लिखा है। इसके अलावा छित्तप नाम के भी एक पोइट थे। अगर MPPSC का दिमाग खराब हो जाए और आपसे सवाल पूछ ले कि भाई छित्तप किसके दरबार के कवि थे, तो याद रखना राजा भोज के थे। फिर दामोदर मिश्र, इन्होंने चंपू रामायणन का संकलन किया है। चंपू रामायणन के बारे में हम लोग विस्तार में देखेंगे आगे। इसके अलावा भास्कर भट्ट हैं, धनिक हैं, और लास्ट में परिमल कालिदास हैं। ये वो वाले कालिदास नहीं है मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम वाले, वो दूसरे हैं। ये परिमल कालिदास जो पद्मगुप्त नाम से भी थे, इन्होंने राजा भोज को सर्व किया है। अगर आप दंत कथाओं के हिसाब से चलें तो राजा भोज कालिदास के साथ वैसे ही संबंध थे जैसे अकबर और बीरबल के थे। राजा भोज बड़े ही क्यूरियस राजा थे, बुद्धिमान थे ना, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। बहुत सारे सवाल पूछा करते थे और वो कालिदास से सवाल पूछते रहते थे और कालिदास उनका उत्तर देते थे। जो ये परिमल कालिदास हैं वो एक आशु कवि थे। आशु कवि मतलब ऑन द स्पॉट कविताएं लिखने वाला। तो भोज और कालिदास के मध्य जो है साहित्यिक संवाद जारी रहता था। तो कुछ सिंपल फैक्ट्स जान लेते हैं राजा भोज के बारे में। ये परमार वंश से आते थे। इनके पिताजी का नाम सिंधुराज था। ऐसा बोला जाता है, अगर आप जनश्रुतियों की माने, तो ये परमार वंश के 9वें राजा थे। इनके चाचा जी का नाम मुंज था। सिंधुराज के गुजर जाने के बाद राज सिंहासन मुंज के पास आया और उस वक्त राजा भोज की उम्र बहुत कम थी। चाचा मुंज की कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने राजा भोज को अपने वारिस के रूप में अपना लिया। परमारों की सिंधुराज के समय राजधानी थी उज्जैन। बाद में इस राजधानी को शिफ्ट किया गया राजा भोज के द्वारा धार में। उस वक्त धार को धारा नगरी कहा जाता था और राजा भोज धारेश्वर नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये कुछ सिंपल फैक्ट्स हैं भोज के बारे में। अब राजा भोज का पॉलिटिकल एम्पायर। अगर आप राजा भोज का पॉलिटिकल एम्पायर देखें तो अरावली से लेकर सतपुड़ा तक, बाद में ये और एक्सटेंड हो जाएगा कुछ समय के लिए जब इन्होंने कल्याणी के चालुक्य को हराया था। बट बाद में कल्याणी के चालुक्य ने अपना जो किंगडम है, जो लॉस्ट किंगडम था, उसको रिगेन कर लिया, तो उनका अंपायर वापस सतपुड़ा तक हो गया। तो ये है राजा भोज का पॉलिटिकल अंपायर। इनका पॉलिटिकल अंपायर एक्सटेंड होता था साबरमती से लेकर के ईस्ट ऑफ भोपाल यानी विदिशा तक, और ऊपर चित्तौड़ से लेकर नीचे कोंकण तक। ये मैक्सिमम रेंज थी। अच्छा खासा इनका साम्राज्य था राजा भोज का। अब इनका मिलिट्री एक्सपेडिशन हम लोग देख लेते हैं कि मिलिट्री एक्सपेडिशन इनके क्या क्या थे। हालांकि मिलिट्री एक्सपेडिशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने कहाँ चढ़ाई की, कहाँ मारपीट की, कौन सा किंगडम कैप्चर कर लिया, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए आपके पास होना चाहिए। तो भोज फर्स्ट मिलिट्री एग्रेशन अपीयर्स टू बी इन हिज invasion of Lata region in present day Gujarat around 1018 CE. Bhoj subjugated the Chalukya of Lata, whose ruler may have served his feudatory for a brief period. अब परमार किंगडम के आसपास जो क्षेत्र आते हैं, चढ़ाई तो वहीं होगी क्योंकि हर राजा अपना अंपायर एक्सपैंड करना चाहता है। राज्य का विस्तार और प्रजा पर उपकार, ये है राजधर्म। तो सबसे पहली चढ़ाई इन्होंने 1018 AD में की। लता किंगडम था गुजरात में, बिल्कुल पास ही। उसके बाद राजा भोज ने कलचुरी के राजा गंगदेव को हराया। कलचुरी जो त्रिपुरी वाले थे, उनके गंगदेव को हरा दिया। बाद में गंगदेव के साथ मिलकर ही और राजेंद्र चोला को के साथ अलायंस करके ये वेस्टर्न चालुक्य रूलर्स पर आक्रमण किए। ये वेस्टर्न चालुक्य कौन है? कल्याणी वाले, बीदर वाले वेस्टर्न चालुक्य, उनके ऊपर आक्रमण कर लिया और उनका जो राज्य है वो हड़प भी लिया कुछ समय के लिए।
ठीक है। बाद में वेस्टर्न चालुक्य ने उस किंगडम को रीगेन कर लिया। बाद में इन्होंने ग्वालियर के कच्छप घाट राजाओं पर आक्रमण किया। ठीक है, हालांकि वे सफल नहीं हो पाए। चित्तौड़ और माउंट आबू पर भी कब्जा किया। चित्तौड़ और माउंट आबू पे इन्होंने आक्रमण किया, कब्जा भी किया। चौहान रूलर जो थे वीर राम, इन पर भी राजा भोज ने आक्रमण किया और सफल रहे। ये पश्चिमी राजस्थान तक कूच करने वाले थे। एक नाडौल जगह है पाली जिला में राजस्थान की, वहाँ पे भी इन्होंने अटैक किया, बट लेटर ऑन कुछ उनका जो मिलिट्री जनरल था वो अस्वस्थ हो गया या मारा गया, तो ये कैंपेन जो है फेल हो गया। ठीक है, राजा भोज की डेथ कैसे हुई वो भी देख लेते हैं। गुजरात के उस समय गुजरात के ही चालुक्य किंग थे भीम प्रथम, और ये कलचुरी राजा लक्ष्मण कर्ण के साथ मिलकर चालुक्य रूलर थे भीम प्रथम, और कलचुरी के राजा थे लक्ष्मी कर्ण। ये कलचुरी से इनकी पुरानी झगड़ा चलता था गंगदेव के टाइम से। ठीक है, हालांकि गंगदेव से कुछ समय के लिए मैत्री भी हुई, लेकिन कलचुरी क्या पास का ही किंगडम था, तो झगड़ा बड़ा पुराना था। तो भीम प्रथम और लक्ष्मी कर्ण दोनों साथ हो गए, दोनों ने मिलकर राजा भोज पर आक्रमण कर दिया। उन दिनों राजा भोज काफ़ी बीमार चल रहे थे, तो उसी दौरान उनकी डेथ हो गई और वो अपना राज्य नहीं बचा पाए। ठीक है, तो ये इनका कुछ मिलिट्री एक्सपेडिशन और इनके पॉलिटिकल अंपायर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जानकारी होनी चाहिए। अब राजा भोज का ये रिलीजियस इंक्लिनेशन क्या थे, या रिलीजन को लेकर राजा भोज के क्या विचार थे, वो भी देख लेते हैं। उदयपुर प्रशस्ति को माने तो राजा भोज एक शैवाइट थे, शिव जी के परम भक्त। और प्रशस्ति में ऐसा लिखा है कि उन्होंने पूरी धरा शिव मंदिरों से ढक दी थी। अब देखिए, प्रशस्ति में क्या होता है, एग्जैजरेशन रहता है, लेकिन इससे एक बात समझ में आती है कि राजा भोज जो है शिव भक्त थे, शैवाइट थे। उसके बाद कुछ जैन अकाउंट की अगर माने तो राजा भोज ने अपने कोर्ट पोएट, जो उनका कोर्ट पोएट था धनपाल, इससे इन्फ्लुएंस होकर वो जैन धर्म अपना लिए थे। धनपाल एक जैन मुनि थे, राजा भोज के दरबार में ही रहते थे, तो उनसे प्रभावित होकर अपने आखिरी समय में वो जैन धर्म, राजा भोज ने जैन धर्म अपना लिया। पर इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हमारे पास नहीं है। इतिहास इस बात की पुष्टि नहीं करता। ठीक है, ये जस्ट बोलने वाली बातें हैं। भोज प्रबंध जो बल्लाल ने लिखी थी, इस ग्रंथ के अनुसार राजा भोज विष्णु भक्त थे, यानी कि वो वैष्णवाइट थे। अब कुछ लोग शिव भक्त कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म का जैन धर्म का क्या अनुयायी बन गए ये, कुछ लोग इनको वैष्णव बता रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि इतिहासकारों को की अगर माने तो ये समझ में आता है कि राजा भोज अलग अलग धर्मों को पैट्रोनाइज करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, सभी धर्म के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ किया था। ठीक है, ये हो गया रिलीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कल्चरल कंट्रीब्यूशन। राजा भोज का कल्चरल कंट्रीब्यूशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजा भोज का कल्चरल कंट्रीब्यूशन इतना अधिक है कि उस समय कश्मीर में एक कवि होते थे कल्हण, उन्होंने राजा भोज की प्रशंसा की। चालुक्य वंश जो परमार वंश का शत्रु था हमेशा से, वहाँ के एक कवि थे बिल्हण, उन्होंने राजा भोज की तारीफ की। तो कश्मीर के कल्हण और वेस्टर्न चालुक्य के बिल्हण दोनों ने ही राजा भोज की तारीफ की है। भोज का साहित्य में कंट्रीब्यूशन बहुत अधिक है, और दुख इस बात का है कि राजा भोज पर डेडिकेटेड एनसीईआरटी में कोई चैप्टर ही नहीं है, होना चाहिए था। आज राजा भोज पर लेक्चर बनाने के लिए मुझे बहुत अलग अलग सोर्स को पढ़ना पड़ा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग पढ़नी पड़ी। एक मेरे पास भोजशाला की एक बुक है, वो मैंने पढ़ा। ठीक है, अमर चित्र कथा पढ़ी मैंने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा, उसको संकलन करके मैं एक लेक्चर बना पा रहा हूँ। हमारे पास जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन राजा भोज के बारे में जन सामान्य को बहुत कम है। कुछ राजा ऐसे हुए दोस्तों, जैसे राजा भोज, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, वीर सिंह बुंदेला, इनकी जानकारी जन सामान्य को होना चाहिए। इनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर साहित्य और कला के क्षेत्र में इन राजाओं का। एक फिलोसोफर किंग की जो परिभाषा होती है ना, फिलोसोफर किंग, उस पर राजा भोज खरे उतरते हैं। संस्कृत के जानकार थे, रसायन में रुचि थी, वॉरफेयर की जानकारी थी, यांत्रिकी की जानकारी थी,
वास्तुशास्त्र की जानकारी थी, अध्यात्म के बारे में अच्छी खासी रुचि थी। बहुत सारे विषय हैं जिन पर राजा भोज ने किताबें लिखी हैं, वो भी आज से 1000 साल पहले। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1000 साल पहले एक इतना ज्ञानी राजा हुआ करता था, और इन राजाओं से पता चलता है कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। तो राजा भोज ने लगभग 84 किताबें लिखी हैं, जिनमें से कुछ ही हैं ऐसी जो अभी सलामत बची हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कौन कौन सी किताबें हैं? जैसे सरस्वती कंठाभरण, ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार, राज मार्तंड। सरस्वती कंठाभरण बहुत फेमस किताब है, राजा भोज ने लिखी है। तो ये एक संस्कृत ग्रामर पे बुक है, इसमें पोएटिक और रेटोरिकल कंपोजिशन है। इसमें दोनों तरीके के, वैदिक और नॉन वैदिक संस्कृत दोनों तरीके की यूज़ हुई है सरस्वती कंठाभरण में। इसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार लिखा है राजा भोज ने। सम्रांगण सूत्रधार जो है वास्तुशास्त्र की बुक है, और इसमें ऐसा बताया जाता है, बहुत सारे न्यूज़पेपर कटिंग्स के हवाले से मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें यांत्रिकी डिस्कस किया गया है, रोबोटिक्स का भी इसमें जिक्र है, प्लस फ्लाइंग मशीन, मतलब आज से 1000 साल पहले इन्होंने एक ऐसी मशीन के बारे में सोचा जो चिड़िया की तरह उड़ सकती है। बाकी इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, फोर्ट्स, टेम्पल्स, आइडल्स ऑफ डेटीज़, इन सब के बारे में तो विस्तृत जानकारी है ही। इसके अलावा राज मार्तंड लिखी राजा भोज ने, जो पतंजलि के योगा सूत्र की एक कॉमेंट्री है। योगा सूत्र को आसान भाषा में समझाया गया है, एक कॉमेंट्री लिखा गया है, अपना टेक दिया है इन्होंने। ठीक है, उसके अलावा है रसराज मृगांका, ये केमिस्ट्री पर लिखी हुई किताब है। इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ओर्स, प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, इन सब की जानकारी है। ठीक है, मतलब कितने जानकार थे राजा भोज, ये समझ में आता है, वो भी उस ज़माने में। इसके अलावा ज्योतिष राज मृगांका, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन पे ये किताब है। ठीक है, इसके अलावा युक्ति कल्पतरु, ये नेवल वॉरफेयर से रिलेटेड है, शिप मेकिंग एंड नेवल वॉरफेयर। ठीक है, इसके अलावा चंपू रामायणम। चंपू रामायणम, इसमें क्या है, कुछ गद्य जो है, ये गद्य और पद्य दोनों का मिक्सचर है। पहली बात तो ये रामायणम। दूसरी बात, ऐसा माना जाता है कि चंपू रामायणम जो है राजा भोज ने अपने आखिरी वक्त में लिखी थी, अपने मरने से पहले। तो इसमें सिर्फ 5 खंड हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो वाल्मीकि के रामायण में जिनका उत्तर नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भगवान राम 14 साल तक वनवास रहे, सीता का हरण भी हो गया, लक्ष्मण जी पे अटैक भी हुआ, सब कुछ हो गया, तो अयोध्या से किसी ने मदद क्यों नहीं भेजी? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जिनका जवाब आपको चंपू रामायणम में मिलेगा, और ये हनुमान नाटक से प्रभावित है चंपू रामायणम। चारुचर्या, चारु मतलब होता है सुंदर, चर्या मतलब होता है कि आपकी दिनचर्या कैसी है, आप क्या काम करते हैं सुंदर रहने के लिए। तो ये एस्थेटिक्स पे या ब्यूटी पे, आपके शरीर पे, एस्थेटिक्स पे, इन सब चीज़ों पे एक किताब लिखी है, चारुचर्या। हेल्दी लाइफस्टाइल और पर्सनल हाइजीन पर ये बुक है। ठीक है, इसके अलावा आर्किटेक्चर में भोजेश्वर टेम्पल है, राजा भोज के द्वारा बनाया गया। 7.5 फीट के इसमें शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। ये जो टेम्पल है जो भोजपुर में है, ये टेम्पल जो है इनकम्प्लीट है, पूरी तरीके से अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा टेम्पल प्रीमाइस है। ऐसा बोला जाता है कि अगर ये टेम्पल पूरी तरीके से बन जाता तो ये दूसरा खजुराहो होता मध्य प्रदेश का। बहुत बड़ा टेम्पल प्रीमाइस है ना। उसके अलावा जो सबसे नोटेबल कंस्ट्रक्शन है राजा भोज का, वो है, और उस ज़माने का मतलब इंजीनियरिंग मास्टरपीस जिसको बोला जाता है, वो है अपर लेक, बड़ा तालाब, या जिसको भोजताल कहते हैं। ये भोजताल बनाया कैसे गया? कलिया सोत की पानी को चैनलाइज करके एक लेक बनाई गई, और ऐसा माना जाता है कि इस बड़ा तालाब का पानी भोजपुर में जो शिवलिंग है उनके ऊपर चढ़ता है। तो इट वॉज बिल्ट ऑन द रिवर बेतवा, एंड बाई डाइवर्टिंग द नियर बाई कलिया सोत रिवर द लेक वॉज अ ट्रू फीट ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इसके अलावा भोजशाला जो है धार में है,
और भोजशाला जो है एक विवादित, आज की डेट में एक विवादित ढांचा है। तो भोजशाला को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये है क्या। तो धार जिले में भोजशाला है, ये एक अपनी तरह से एक एंशियंट यूनिवर्सिटी थी ऑन द लाइन्स ऑफ नालंदा एंड तक्षशिला, जहाँ से दुनिया भर के संस्कृत के विद्वान यहाँ पे आ सकते थे, पढ़ाई कर सकते थे, लिटरेचर, आर्ट, अन्य चीज़ों में अपनी कार्य कर सकते थे। तो भोजशाला राजा भोज ने बनाई। उसके अंदर, उसी प्रेमाइस के अंदर सरस्वती टेम्पल था, वाग देवी मंदिर जिसको कहते हैं। बाद में 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब धार पे आक्रमण किया तो इस भोजशाला को तोड़ दिया। बाद में अगर हम लोग 14वीं शताब्दी की तरफ जाएं, 15वीं शताब्दी की तरफ जाएं, तो दिलावर खान गौरी मांडू का शासक बना, होशंग शाह के पिताजी। तो उसने जो है इस भोजशाला को तोड़वाकर वहाँ पे मॉस्क बनवा दी, और वो मॉस्क का नाम है कमाल मौलाना मॉस्क। ठीक है, इसलिए ये एक विवादित ढांचा है। एक हिंदू पक्ष है, वो ये कहता है कि यार ये तो हमारे सरस्वती का मंदिर है। मुस्लिम कहता है कि ये मज़ार है, मॉस्क है। और किसकी मॉस्क है? मौलाना कमाल की, कमालुद्दीन। ये मौलाना कमालुद्दीन कौन थे? ये एक सूफी सेंट थे और फरीद उद्दीन गंजे शकर के ये मुरीद थे। ठीक है, उनके शिष्य थे। इनका नाम है, इनका पूरा नाम है मौलाना कमालुद्दीन मालवी, क्योंकि ये मालवा आ गए थे। सूफी सेंट थे, इनकी मज़ार है आज उसी प्रेमाइस के अंदर। ठीक है। भोजशाला इज एन एंशियंट एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट विच अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम फार एंड वाइड. Many students used to come here to learn music, संस्कृत, एस्ट्रोनॉमी, योगा, आयुर्वेद एंड फिलोसफी. ये भोजशाला एक तरीके की एंशियंट यूनिवर्सिटी थी जो राजा भोज ने स्टैब्लिश की थी धार में। आज की डेट में इट इज़ एन ASI प्रोटेक्टेड, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड ये एक मोनूमेंट है। हिंदुओं का कहना यह है कि ये वाग देवी यानी सरस्वती का मंदिर था यहाँ पर। मुस्लिम कम्युनिटी इसको कमाल मॉस्क की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, तो वापस हिंदू मुस्लिम विवाद है यहाँ पे। ये जो भोजशाला है, ये जो टर्म है ये लिंक किया गया 20th सेंचुरी में। जो इसके आर्किटेक्चरल पार्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि ये 11वीं शताब्दी में ये बना रहा होगा। ये जो उसका प्रेमाइस देखें आप, तो ये लगभग 11वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है। लेकिन जो इसमें जो इस्लामिक टूम बनी है वो 14th और 15th सेंचुरी की है। मतलब जो मॉस्क बनाए गए वहाँ पे वो 15वीं शताब्दी के आसपास के हैं, लेकिन बाकी जो स्ट्रक्चर है वो 11वीं शताब्दी का है। एक पिटीशन भी फाइल हुई है मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में ही, जिसमें ये बोला जा रहा है कि जो रूलर्स ऑफ धार हैं, दे हैड इंस्टॉल्ड द होली स्टेचू ऑफ गॉडेस वाग देवी एट भोजशाला इन 1034 AD. उस भोजशाला में एक सरस्वती यानी वाग देवी का मंदिर भी था, जिसमें एक स्टेचू थी सरस्वती माता की। वो स्टेचू जो है आज की डेट में ब्रिटिश म्यूजियम में है। 1857 के बाद ब्रिटिश म्यूजियम शिफ्ट हो गई वो स्टेचू। ब्रिटिश म्यूजियम में इंडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आर्कियोलॉजिकल, जो प्री इंडिपेंडेंस जितनी भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था वो ब्रिटिश एम्पायर के हाथ में था। वो लोग कुछ भी बढ़िया उनको कुछ मिल जाता था तो वो ब्रिटिश म्यूजियम भेज देते थे। तो ब्रिटिश म्यूजियम में इंडिया की बहुत सारी धरोहर रखी हुई हैं, जिनमें से एक सरस्वती माता का स्टेचू भी है, जो राजा भोज के टाइम पे ही इंस्टॉल हुआ था वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद त्रिभुवन नारायण टेम्पल है। त्रिभुवन नारायण टेम्पल जो है चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़, जब राजा भोज ने चित्तौड़गढ़ को जीता था तब ऐसा माना जाता है कि त्रिभुवन नारायण टेम्पल इन्होंने ही बनाया होगा। इसको समधीश्वर टेम्पल भी कहते हैं। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो है राजा भोज ने कराया। बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को सीज किया था, चित्तौड़ पे रेड किया था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा माना जाता है कि इस टेम्पल को तोड़वा दिया। बाद में महाराणा मोकल, जो महाराणा कुंभा के पिताजी थे, इन्होंने इस टेम्पल को रेनोवेट कराया। ठीक है। त्रिभुवन नारायण टेम्पल में भगवान शिव की 3 मुख की मूर्ति है, जहाँ पे वो क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर के रूप में दिख रहे हैं, कि संहारक भी वो हैं, निर्माता भी वही हैं और पालक भी वही हैं। तो राजा भोज जो है हार्डकोर शैवाइट थे। उन्होंने शिव टेम्पल बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया है। बहुत सारे टेम्पल्स तो अब एग्जिस्टेंस में ही नहीं है,
बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़वा दिया गया है। तो जो भी हमारे पास बचा कुचा है वो यही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस टेम्पल है त्रिभुवन नारायण टेम्पल, आपको याद रखना चाहिए। राजा भोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो दोस्तों राजा भोज के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं, उनका जीवन, उनका मिलिट्री एक्सपेडिशन, उनका पॉलिटिकल एम्पायर, उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन, उनके मंदिर, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। राजा भोज के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक लेक्चर में नहीं बताया जा सकता। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं है, मतलब हिस्ट्री उनकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जनश्रुतियों में कहानियाँ बहुत सारी प्रचलित हैं। राजा भोज के दान की कहानियाँ, राजा भोज के ज्ञान की कहानियाँ, राजा भोज ने किनको किनको अपने किंगडम में आश्रय दिया, उनकी कहानियाँ। ये कहानियाँ तो बहुत हैं, कभी फुर्सत में आपको सुनाएंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। तो ये लेक्चर था राजा भोज का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।